नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष निकर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ, जहाँ पे आज हम बात करें भारत की शिक्षा नीति, चैलेंजेस एंड उस पे हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। भारत के और बाकी देशों की शिक्षा नीति में क्या फ़र्क है, वहाँ की शिक्षा कैसी है और आज की हमारी यहाँ की शिक्षा कैसी है। तो आज हम उस पर थोड़ी सी नज़र डालने की कोशिश करेंगे और सोच समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को किस क्षेत्र पे अपनी शिक्षा और कैसी एक इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो भारत की कुल आबादी है 145 करोड़ प्लस, मतलब कि 144 से 145 करोड़ के प्लस हो सकती है, जहाँ पे आज हम देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन है, इस पे 25 से करोड़ ज़्यादा, मतलब कि 25 करोड़ से ज़्यादा भी आज स्कूली बच्चे या स्टूडेंट्स है भारत में, जिसमें से लगभग कुल स्कूल की संख्या है 15,20,000। अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा है कि हमारे यहाँ पे 15 से 16 लाख तक स्कूल है, जहाँ पे हमारी स्कूल टीचरों की संख्या है 96.5 लाख, या हो सकता है कि इसको अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 97 लाख कह सकते हैं। तो क्या 25 करोड़ के लिए 97 लाख शिक्षक सही है या नहीं है, ये तो हम बाद में सोच सकते हैं। बट कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना। बट अकॉर्डिंग टू यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो भारत में 26 बच्चों के पीछे एक शिक्षक है, जहाँ की दूसरे देशों में या बाहरी देशों में देखा जाए तो 13 बच्चों में के पीछे एक शिक्षक है, या 11 बच्चों के इसमें एक है। बट हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, तो इसलिए वहाँ पे शिक्षक की भी एक अच्छे ध्यान दे सकते हैं। बट हमारे पास एक चैलेंज है कि हमारे यहाँ पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है। बट क्या सिर्फ बच्चे जो एनरोल हो रहे 25 करोड़, जिसपे हमारा लगभग लिटरेसी रेट भी है 74% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अभी तो इस बार देखते हैं कि क्या हो सकता है। बट अगर देखा जाए तो 2023 के अनुपात में, अगर 2011 और 2023 के अनुपात में हम 80% तक लिटरेसी कवर कर चुके हैं, जो कि हमारी रिपोर्ट कहती है। जहाँ पे अलग अलग बातें भी होती है और जहाँ पे अलग अलग हम सोच सकते हैं कि हम 70% 77, 22, 21 तक आ गए, और उसके बाद 23 में हमने 80% लगभग तय कर ली है। सो ये भी अच्छी बात है कि हमने अच्छी लिटरेसी कवर कर ली है। हमारे यहाँ पे जो एनरोलमेंट होता है बच्चों का, मतलब कि 25 करोड़, मोटा मोटी कहे कि 26 करोड़ अगर बच्चे हमारे यहाँ पे है, स्टूडेंट्स है, तो जिसमें से हम रिपोर्ट कहती है यूनेस्को की, वर्ल्ड बैंक की और एनईपी की रिपोर्ट कहती है एजुकेशन मिनिस्ट्री की, जहाँ पे लगभग 98% 23-24 के अनुपात में देखा जाए तो सभी बच्चे एनरोलमेंट है स्कूलों में। ये भी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे 98% तकरीबन, मतलब कि अच्छे खासे बच्चे एनरोलमेंट या अच्छे खासे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि 98% बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, बट वो लर्न कर रहे कि नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल जाना और वहाँ पे कुछ बातें सीखना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्कूल जाना मतलब कि मैं दाखिला तो दे रहा हूँ, बट क्या वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, क्या वहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्या वहाँ पे शिक्षक है, क्या वहाँ पे शिक्षक जिस तरह से होनी चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। ये भी हमारी जवाबदेही है, ये भी हमारी सरकार की जवाबदेही है, और ये हमारी सामान्य नागरिक की भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि यहाँ पे अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे बच्चों के लिए शिक्षक है तो बच्चे भी होनी चाहिए। तो दोनों भी देखा जाए तो हमारे यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, या कहे कि नहीं भी है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अकॉर्डिंग टू डेटा, बहुत सारी डेटा है, यूनेस्को की डेटा है, वर्ल्ड बैंक की डेटा है, एनईपी 2020 की डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डेटा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एजर जो कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है, उसकी भी रिपोर्ट है कि केवल हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अर्बन में और सिटी में कितने हैं, और केवल कितने आगे और कितने पीछे हैं। तो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे कुल अर्बन में जो बच्चे हैं वो 23.4% जो कि अच्छे से पढ़ पाते हैं, मतलब कि जिनको एक अच्छा पढ़ना लिखना आ रहा है। और यही कोई शहरी विभाग, मतलब कि सिटी में देखा जाए तो 26.6 या 27% भी हो सकते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जो हमारे यहाँ पे स्कूलिंग हो रही है वहाँ पे या तो बेसिक एजुकेशन बहुत सही से नहीं हो रहा है। जो सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है, थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को हो सकता है कि सेकंड स्टैंडर्ड का भी आज भी सही से पढ़ना ना हो, या वहाँ पे उसकी जो हम कहते हैं कि लर्निंग हो वो अच्छे से नहीं हो पा रही हो, या हो सकता है अभी शिक्षक हो बट शिक्षक उस तरह से पढ़ा नहीं पा रहे हो। सो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। और अलग अलग रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि
हमारे यहाँ पे बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन, वो अगर अच्छी होती है तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। हम जो 2047 का विजन रख रहे हैं, जो सुपर पावर का विजन रख रहे हैं, वो भी हम क्रैक कर सकते हैं। बट उसके लिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा अच्छी है तो डेफिनेटली देश भी अच्छा करेगा, क्योंकि शिक्षा से हम एक अच्छी जॉब क्रिएशन करेंगे, अच्छी बिजनेस क्रिएट करेंगे, एक अच्छे माइंड्स के साथ हम रिसर्च कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, और एक अच्छी तकनीक के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। आप कोई भी देश देख लीजिए जहाँ पे आज ये सब हो रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा पे ही फोकस हो रहा है, रिसर्च पे फोकस हो रहा है। बट उसके लिए वहाँ पे बेसिक एजुकेशन बहुत मैंडेटरी है, या बेसिक एजुकेशन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आज की कंडीशन में देखा जाए तो फिनलैंड ऐसा देश है, फिनलैंड, जर्मनी और सिंगापुर, ये मतलब कि एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले देश है। जहाँ पे फिनलैंड में सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा जाए तो बच्चों पे स्कूल के टीचर जो होते हैं वहाँ पे उनका बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स होता है, एक्टिवली मतलब कि बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन होता है। सो फिनलैंड में मोस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों से होती है, और हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ एजुकेशन जो होती है प्राइवेट स्कूलों से होता है। हो सकता है कि हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं गवर्नमेंट में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विद्यालय होती है, केंद्रीय विद्यालय होती है, ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है इंडिया में। बट क्या ये स्कूल हर जगह है? क्या ये स्कूल हर जगह पॉसिबल भी है? अगर पॉसिबल है तो अभी तक क्यों नहीं करवाई? अगर नहीं है तो फिर जो स्कूल है हमारे पास है, जैसे कि जिला परिषद की स्कूल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? आज जो लैंग्वेज के बारे में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मराठी के लिए मराठी स्कूल है, हिंदी के लिए हिंदी स्कूल है, कमर तमिल के लिए तमिल स्कूल है, या हर जगह शायद साउथ में भी अच्छी शिक्षा हो रही है या नहीं हो रही है हमें पता नहीं। बट वो ट्राई कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स भी कहती है कि एजुकेशन सिस्टम में वहाँ पे साउथ पे अच्छी शिक्षा हो रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम शायद कहीं पे है ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो बच्चों की पढ़ाई पे फोकस करवा रहे हैं, या बच्चों के जो आज के साथ हमें जाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ना, फिनलैंड पे जो मोस्टली एजुकेशन पे फोकस हो रहा है, लर्निंग पे ज्यादा फोकस हो रहा है, एग्जाम पे कम हो रहा है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो बच्चों का इंटरेक्शन वहाँ पे ज्यादा हो रहा है। वहाँ पे रियल जो ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे कि एआई बेस्ड भी हो रहा है, वहाँ पे डिजिटल लर्निंग ज्यादा हो रहा है, शायद इंडिया में भी हो रहा है। बट इंडिया में उस स्तर का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह आज हम सोचने की बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं। तो शायद कोई कई जगह हो रही है, शायद कोई जगह नहीं कर, ये भी पॉसिबिलिटी कई कई जगह पे है। शायद वहाँ पे डिजिटल क्लासेस हमने प्रोवाइड की है, जहाँ पे हमें कंप्यूटर लैब्स हो सकते हैं, वहाँ पे अच्छी लेबोरेटरी हो सकती है, जहाँ पे हम डिजिटल इंडिया का जो सपना देख रहे हैं वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट कई जगह ऐसा भी है कि वहाँ पे स्कूल भी नहीं है, वहाँ पे बेसिक एजुकेशन ही नहीं है। जहाँ पे बेसिक एजुकेशन के साथ एक ही शिक्षक हो सकते हैं या दो ही शिक्षक हो सकते हैं, वही सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे। तो हमें ये सब रिपोर्ट आ रही है यूनेस्को की और वर्ल्ड बैंक की। ये मैं तो कह रहा हूँ या शायद लोग भी कह रहे होंगे, बट ये रिपोर्ट भी की है, एक रिसर्च की गई है, जहाँ पे आज भी इंडिया में टीचर्स की कमी है, और बच्चों के लिए टीचर्स के पीछे सिर्फ, मतलब कि मैंने कहा ना, 26 बच्चों के पीछे एक टीचर्स है। तो सोचिए कि टीचर्स पे भी कितना प्रेशर होगा। दूसरी बात, टीचर्स को जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, वो भी प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। शायद कर रहे तो उस लेवल पे नहीं कर रहे। शायद उनको भी अब खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। जैसे कि आज के दिनों में हम हर कोई अपग्रेड हो रहा है, हर चीज अपग्रेड हो रही है, तो शिक्षा क्यों नहीं अपग्रेड होनी चाहिए? जैसे कि आपने देखा होगी एनईपी 2020 आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी बातें बताई गई थी कि हम ये सब करने वाले हैं या कर रहे हैं। शायद कई जगह ये पॉलिसी अप्लीकेबल भी होगी या कई जगह नहीं होगी हो रही। बट मेन उद्देश्य यही है कि हम आज भी जो डेवलप नेशन है, लाइक फिनलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इसके कंपैरिजन में हम कहाँ पे हैं? क्या हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है? क्या हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं है? इसलिए तो हमारे बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो आज भी एक अच्छे पोजीशन पे है। अच्छे एजुकेशन सिस्टम से ही हमारे पास ये आए हैं, जहाँ की बेसिक एजुकेशन हमारे पास है। बट आज क्या प्रॉब्लम है? शायद आज हम वो कंपैरिजन अगर करते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे। अगर ये सब देशों की अगर देखा जाए, शिक्षा पे अगर इनका इन्वेस्टमेंट देखा जाए या जीडीपी के प्रतिशत का हिस्सा देखा जाए, तो ये 6% तक वहां पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। मतलब कि उनका लक्ष्य ये होता है कि हम 6% तक हमारी जीडीपी का हिस्सा वहां पे खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। बट इंडिया में अगर देखा जाए तो 2015-16 से अगर देखा जाए, आने वाले 10 साल तक देखा जाए, तो हमारी 3.5 या 4% से हमने स्टार्ट किया, जो अभी भी 4.5% तक ही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पक्का कहा है कि हम आने वाले सालों में 6% तक जाने की कोशिश करेंगे, और ये सही भी है।
और ये हर कोई रिपोर्ट भी करे कि यूनेस्को का कहना है, वर्ल्ड बैंक का कहना है, एनईपी का कहना है कि 6% कम से कम हमारी जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, जहाँ पे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, टीचर्स को अच्छा ट्रेनिंग मिले, अच्छी डिजिटल क्लासेस हो, स्मार्ट क्लासरूम हो, जहाँ पे बच्चे एक इंटरेक्टिव क्लासेस कर सकते, हर बच्चे को अपने अपने हिसाब से जो उनकी रुचि उस हिसाब से उनको सीखना चाहिए। जैसे कि अगर चाइना में देखा जाए तो वहाँ पे स्टेम में बहुत फोकस हो रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में। क्या इंडिया में हो रहा है ये? शायद हो कहीं रहा होगा, बहुत कम जगह हो रहा होगा, पर हर जगह हो कि नहीं रहा पता नहीं। क्योंकि आज भी कोई रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत का जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ पे किसी बच्चों को न्यूमरोलॉजी मतलब कि न्यूमेरिकल से आगे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स सही से नहीं आ रहा है, बेसिक पढ़ना नहीं आ रहा है सही से। ड्रॉप आउट का जो है जो परसेंटेज वो ज्यादा है, मतलब कि 5th स्टैंडर्ड्स तक अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो 7th 8th तक आ ही नहीं रहा, या 9th तक वो ड्रॉप आउट हो रहा है, फिर से वो आ रहा है, तो बीच में से उनकी पढ़ाई बीच में से छूट रही है। देयर इज लॉट्स ऑफ रीजन, हो सकता है उनकी पुअर मतलब कि हमारे यहाँ भी गरीबी रेखा में जो लोग रहे उनकी, हो सकता है उनकी पेरेंट्स की माइग्रेशन कहीं ना पूरे, क्योंकि उनकी 2 की ओटी भी बहुत बड़ी है, उनके लिए प्रॉब्लम। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो सबसे पहला है कि 1 से 5 तक प्राथमिक एजुकेशन हम मैंडेटरी कैसा कर सकते हैं, उनको कैसे वहां तक तो भी पूछ सकते हैं कि उनका बेसिक एजुकेशन अच्छा हो। उसके बाद जो उच्च प्राथमिक है जहाँ से 6 से 8, मतलब कि 6 से 8 तक का जो एजुकेशन है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों का जो प्रतिशत है वो 24% है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी बच्चे कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, हो सकता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स है या माइग्रेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है हमें उस पर भी काम करना चाहिए। उसके बाद जो माध्यमिक है मतलब 9 to 10, जहाँ पे 17% बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो स्तर है स्कूली छात्रों का वो अलग अलग है। 23 ये जो मैं डेटा बता रहा था 23-24 का डेटा है। और जो उच्च माध्यमिक मीन्स 11 to 12 वो है 16%। तो इसमें भी हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई छूट रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कि उनको जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं वो भर पे ही नहीं पा रहे, या जो एजुकेशन सिस्टम है जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल उस लेवल पे नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अच्छा अगर करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ेंगी, पढ़ने में जो आ रहे बच्चे वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे फीस मिनिमम होती है या होती ही नहीं कई कई जगह पे। तो गवर्नमेंट से तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल अच्छी करवाते हैं, जहाँ पे बेसिक एजुकेशन, जहाँ पे बच्चों को अच्छे शिक्षक मिले, अच्छी फैसिलिटीज मिले, लाइक लाइब्रेरी, डिजिटल इंडिया के तहत अगर हम लैब्स अच्छे प्रोवाइड करें, स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड करें, इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनकी एबिलिटी प्रोवाइड करें, तो उनको शायद ही एक प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की जरूरत ना पड़े। ये हमारा सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि आज जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो बूम कर रहे हैं, तो जहाँ पे नीट, जेडब्ल्यू, उसके बाद एसएससी या जो अलग अलग एग्जाम्स है उस पर उन फोकस कर रहे हैं, तो इस वजह से कोचिंग क्लासेस का भी जो बूम है वो बढ़ रहा है। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस उसी की वजह से और बढ़ रहे हैं, और उसी वजह से पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इनका ट्रस्ट जो है वो शायद ही गवर्नमेंट स्कूलों पे कम है। बट जब बात आती है इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, या ऐसी कोई कोर्सेज की जहाँ पे एमबीए करना हो या किसी को तो मैनेजमेंट करना हो, तो तब उस टाइम तो हम गवर्नमेंट की स्कूलों की तरफ पक्का जाते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, तो वहाँ पे शायद उस टाइम के अच्छे टीचर्स है, अच्छा प्लेसमेंट्स है, अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज है। अगर वही फैसिलिटीज अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों में पहली स्टैंडर्ड से दे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से अगर 10th स्टैंडर्ड तक देंगे, तो शायद हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर से गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम वहां तक बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, या हम वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद वो वहां तक कोशिश पहुंच नहीं रही। हो सकता है कि अगर हम करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो जाएगी, या हो सकती है कि हमारा जो 2047 का जो सपना है वो क्लियर हो जाएगा। अगर ये सब चीजें होती है तो हम डेफिनेटली एक अच्छा भारत निर्माण करेंगे, और एक अच्छे भारत में अच्छी स्थिति रहेगी, जहाँ पे हम रिसर्च पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे हम इंजीनियरिंग या मेडिकल पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बट इसके लिए मोस्ट ऑफ का यही कहना है, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, जहाँ अलग अलग एनालिस्ट कहते हैं, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि हमारा बेसिक अगर या प्राइमरी एजुकेशन अगर अच्छा होता है तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे।
सो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अवश्य अगर हमारी जिला परिषद स्कूल, जैसे कि महाराष्ट्र में जिला परिषद स्कूल होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स होती है या अलग अलग स्कूल्स होते हैं, अगर उसमें हम अच्छा फोकस करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारा जीडीपी अगर उस लेवल तक जाता है 6% तक, अगर हम इन्वेस्ट या करते हैं या उसका एक हिस्सा अगर जीडीपी का 6% तक का हिस्सा अगर हमारी शिक्षा पे हम खर्च करते हैं, तो बहुत सारी संस्थाओं का ये कहना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हम उस मुकाबले ला सकता है जहाँ पे आज फिनलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का है। क्योंकि ये देश क्या कर रहे हैं, जर्मनी में तो आपको पता है कि एजुकेशन आप कर रहे हो तो आप स्किल्ड एआई, उसके बाद अप्रेंटिसशिप या इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। मतलब कि अगर आप साथ में पढ़ रहे हो तो आपके साथ एक जॉब भी वहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इंडिया में ये क्यों नहीं पॉसिबल, जैसे कि आईटीआई में होता है। तो ये इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं कि हमें हमारे कोर्सेज में चेंजेस करने जो कि हम कर रहे हैं या कर चुके हैं। क्या बच्चों को डिजिटल क्लासरूम जो कि होती है वहाँ पे हमें कोडिंग की बातें हम कर रहे हैं, तो क्या हम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, कि हमें वो किस तरह से करना चाहिए। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमें टीचर्स भी बहुत सारी बातें होनी चाहिए। अगर टीचर्स का हम जो ट्रेनिंग होता है उन पे जो वर्कलोड आ रहा है आज वो अलग तरह पे आ रहा है, जो भी सरकार के जो वर्कलोड उन पे फोकस मतलब कि डाल रही है, जो अलग अलग हम पॉलिसीज ला रहे हैं, जो अलग अलग स्कीम कर रहे हैं या अलग अलग जो बातें होती है देश में, तो उसका कहीं ना कहीं फोकस टीचर्स पे भी बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। तो क्या वर्कलोड हम कम कर सकते हैं उनके लिए, क्या उनको बेटर एजुकेशन के लिए टाइम दे सकते हैं। अगर खुद शिक्षक पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पढ़ा पाएगा। हो सकता है उनके पास ये टाइम भी हो बट उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे उस तरह का। क्योंकि बाहर के देश में तो हम कंपैरिजन करते हुए तो ये कर रहे हैं या हम देख पा रहे हैं कि टीचर्स हाईली क्वालिफाइड है तो उनके पास हाईली स्किल भी है इतना, वो हाईली स्किल के साथ ही वो सब पढ़ा रहे हो या एक प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहे। तो शायद हमारे पास वो है कि नहीं है, हम ये देखना चाहिए। स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ा रहे क्या वो उस तरह से पढ़ाने का टेक्निक चेंज कर पा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, आई डोंट नो। क्या हमें वो देखना चाहिए। शायद सरकार ये सब देख रही भी होंगी और उनको पता भी होंगी, तो क्या वो ये सब सोच पा रहे हैं कि हमें ये सब कैसे करना चाहिए। हाल ही में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने एक लोन अप्रूव किया है 235 मिलियन समथिंग, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि हम आने वाले 5 सालों में इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों वर्ल्ड बैंक को सोचना पड़ रहा है कि भारत में टेक्निकल एजुकेशन की सच में कमी है, जबकि हमारा देश सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है या हम सॉफ्टवेयर में वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में से एक है, जहाँ पे एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे अलग अलग डिजिटल स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बट क्या उस लेवल की बातें आज भी हम हमारे बच्चों को या फिर हमारे स्टूडेंट्स को दे पा रहे हैं? शायद हाँ या नहीं भी। तो हमें ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिस पे हमें सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। अगर हम सब ये करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें आसानी से मतलब कि हम देखेंगे तो क्लियर कर पाएंगे या क्लियर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अलग अलग रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर भारत ये सब करता है तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में से एक होगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम वन ऑफ द बेस्ट कंट्री तो होंगे ही होंगे बट एजुकेशन के मामले में भी हम सबसे आगे रहेंगे। जहाँ से मैंने कुछ बातें निकाली जहाँ पे हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बारे में देखना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है लो कॉस्ट, मिड डे मील, फ्री टेक्स्ट बुक एंड वाइड रीच, जो गवर्नमेंट स्कूल की स्ट्रेंथ है, सच में स्ट्रेंथ है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि टीचर्स शॉर्टेज आज भी है, कहती कि आज भी बहुत सारे टीचर्स की कमी है भारत के अलग अलग स्कूलों में। दूसरी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में, जैसे कि स्मार्ट स्कूल बहुत कम है, डिजिटल इंडिया के तहत हमें स्मार्ट लाइब्रेरीज नहीं है, स्मार्ट मतलब कि इंटरनेट आज भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बच्चों को आज भी बहुत तरीके से वो सब चीज़ें आज भी नहीं मिल पा रही जो शायद बाहर देश में उनको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, सिटी के जो या शहरी लोग कर पा रहे। उसके बाद पेरेंट ट्रस्ट डेफिशिएंट, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल पे ये सब फैसिलिटीज नहीं है तो उनका ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंट हो रहा है पेरेंट्स का, कि बच्चों को या पेरेंट्स को लग रहा है कि क्या हमारे बच्चे का भविष्य सरकारी स्कूलों में सेफ है या नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में फोकस करें। प्राइवेट स्कूल में बेटर परसेप्शन के साथ पढ़ाया जा रहा है, बेटर एजुकेशन है, बेटर टीचर्स पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद उनकी मोस्टली प्रेफरेंस दे रहे हैं इंग्लिश को। मैं ये कभी लैंग्वेज के बारे में नहीं कहूँगा, ये तो अब अपनी पर्सनल राय हो सकती है, पर्सनल एक ओपिनियन हो सकता है। उसके बाद बेटर मॉनिटरिंग, वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं शायद हर बच्चे को, उनका रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, उनको वो रिपोर्ट कार्ड पेरेंट के साथ शेयर किया जा रहा है, क्या वो गवर्नमेंट स्कूल में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, शायद ना हो पा रहा हो, बहुत कम स्कूल में हो पा रहा हो। उसके बाद प्रॉब्लम्स ये है कि यहाँ पे हाई फीस है,
प्राइवेट स्कूलों में जितना इससे फैसिलिटीज प्रोवाइड करे तो हाई फीस है, जो कि शायद एक मिडिल क्लास जो है या अल्ट्रा मिडिल मतलब कि अपर मिडिल क्लास है, इनके लिए पॉसिबल हो सकती है प्राइवेट स्कूल, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात अभी कमर्शियलाइजेशन करवा दिया, स्कूलों का ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ है। तीसरी बात क्वालिटी वेरी सिग्निफिकेंटली, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी यहाँ पे वेरीज हो रही है, शायद फीस के अकॉर्डिंग भी हो रही है। तो कहीं पे अच्छी स्कूल है तो कहीं पे शायद उसकी थोड़ी कम ज्यादा है। तो ये एक हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का सबसे बड़ा फोकस है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि प्राइवेट कोचिंग कल्चर बूमिंग पे है बिकॉज ऑफ की एग्जाम कंपटीशन, जहाँ पे JEE, नीट, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी। तो क्या बाहरी देशों में कोचिंग है शायद कम है, या हो सकता कहीं ज़्यादा भी है, बट वहाँ पे कुछ एग्जाम्स भी है तो वहाँ पे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि चाइना में जो एग्जाम्स हो रही है उनकी भी वहाँ पे कोचिंग हाई है। फिनलैंड में बिल्कुल कोचिंग नहीं, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक स्कूल पे मोस्टली फोकस हो रहा है। जर्मनी में भी कोचिंग शायद कम है, बट वहाँ पे भी पब्लिक स्कूल अच्छी है। सो ये सब मैटर कर रहा है। तो अगर आज के जमाने में भारत में जो सबसे बड़ी शिक्षा नीति हो रही है स्कूल, कोचिंग एंड एग्जाम, या यही हो रहा है। अगर इंस्टेड ऑफ अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा फोकस करे तो हम ये करवा सकते हैं कि स्कूल लर्निंग एंड करियर, जहाँ पे बच्चे को एक आफ्टर 10 आफ्टर 12 एक लर्निंग मोटिवेशन मिलना चाहिए, जो कि शायद सरकारी स्कूलों में तो नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट स्कूलों में शायद मिल पा रहा है, या जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है यहाँ पे तो सब ये मिल रहा है। तो इंटरनेट पे भी ये सब मिल रहा है, बट एक फिजिकली जो मोटिवेशनल क्लासेस होती है, फिजिकली जो करियर गाइडेंस डायरेक्टली फेस टू फेस होता है, वो एक इंसान में ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी बात अगर देखा, जैसे मैंने कहा था कि फिनलैंड में क्या हो रहा है, फिनलैंड में ऑलमोस्ट ऑल स्कूल पब्लिक्स है, पब्लिक स्कूल ज्यादा है वहाँ पे, हाईली ट्रेन टीचर्स है वहाँ पे, मिनिमल कोचिंग है। जैसे कि मैंने कहा कि कोचिंग है कि नहीं है, बट मिनिमल लेस एग्जाम प्रेशर है। भारत में यही सबसे ज्यादा है कि हर क्लास में एग्जाम प्रेशर ज्यादा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, हर स्कूल में, हर स्टैंडर्ड में, हर ग्रेड में हमारे यहाँ पे एग्जाम्स हो रही है। तो इसका आउटकम ये क्या आ रहा है कि रिजल्ट वर्ल्ड बेस्ड लर्निंग आउटकम्स वहां पे आ रहे हैं फिनलैंड में। जैसे कि मैंने जर्मनी का मॉडल आपके साथ शेयर किया, वोकेशनल एजुकेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, जो कि एक वोकेशनल एजुकेशन पे जैसे कि इंजीनियरिंग हो सकता है और टेक्निकल एजुकेशन हो सकते हैं, वहाँ पे ज्यादा हो रहा है। अप्रेंटिसशिप पे वहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। आफ्टर 10th या जो भी डिप्लोमा कोर्सेस है वहाँ पे अप्रेंटिस सडनली मिल रही है, इसलिए वहाँ पे स्किल बेस्ड फोकस ज्यादा हो रहा है। इंडस्ट्री पार्टनरशिप है वहाँ पे, जैसे कि शायद 8 9 10 या 10 के बाद 11 12 के बाद जो ITI है हमारे पास, तो वहाँ पे बस उनके साथ इंडस्ट्री पार्टनरशिप किया है। तो वहाँ पे रिजल्ट क्या है, तो वहाँ पे रिजल्ट है कि लो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। शायद वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं ऐसा कभी नहीं कहूंगा, बट बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो कोई लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन भी कम है, करेक्ट, बट हमारे देश में भी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी तो ग्रो कर रही है, हमारे देश में एजुकेशन भी तो है, हमारे देश में डिमांड भी तो है, हमारे देश में सप्लाई भी तो बहुत ज्यादा हो रही है। तीसरा जो देश मैंने आपको बताया था एक बार, सिंगापुर, जहाँ पे मॉडल जो मोस्टली यूज किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, मतलब AI का यूज ज्यादा हो रहा है। फ्यूचर स्किल, मतलब कि जहाँ पे आने वाले फ्यूचर में क्या स्किल मोस्टली फोकस होनी चाहिए वो वहाँ पे ज्यादा हो रही है। स्ट्रॉन्ग टीचर ट्रेनिंग रिजल्ट या प्रोग्राम, स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मतलब कि टीचर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि आज के इसमें अगर वो AI का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो शायद टीचर्स को भी वहाँ पे AI पढ़ना या उतना शिक्षा एजुकेशन खुद में अपग्रेड करना मैंडेटरी हो सकता है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या भारत में ये सब हो रहा है? शायद कई टीचर्स कर भी रहे होंगे, कई टीचर्स ना भी कर रहे होंगे, बट हमें गवर्नमेंट स्कूल पे भी तो ये फोकस करवाना है कि वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है उनके पास वो है ग्लोबल रैंक से, उनकी सिंगापुर की जो एजुकेशन में है वो बढ़ रही है। दूसरा जो है चाइना, जो वन ऑफ द हमारा मोस्ट कॉम्पिटिटर कंट्री है हमारे लिए, या हम कहते हैं कि चाइना से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मोस्टली तो वो मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा बात है वहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन पे मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है, एजुकेशन पे स्टेम फोकस। जैसे कि मैंने कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पे बहुत बड़ा फोकस है, हमारे देश में भी यहाँ पे मतलब कि फोकस हो रहा है। बट क्या हम गवर्नमेंट स्कूल में वो करवा रहे हैं? क्या मैथमेटिक्स की आज भी जब क्लास होती है तो बच्चों को वो लेवल के मैथमेटिक्स इजीली समझ पा रहे हैं, हम फोकस करवा रहे हैं? दूसरी बात, स्कूल मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा कि वह स्मार्ट स्कूल ज्यादा है, स्मार्ट लैब्स है, स्मार्ट टेक्निकल लैब्स होते हैं, स्मार्ट कंप्यूटर लैब्स है, स्मार्ट लाइब्रेरी भी हो सकती है। तो क्या हमारे देश में ये सब हम गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड कर पा रही है? हमारी सरकार इस पे कोई काम कर रही है? शायद कहीं कभी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम तो हम जब भी देख रहे हैं तो हमें तो नजर कम ही आ रहा है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स एंड साइंस परफॉर्मेंसेस, इसलिए वहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस में ज्यादा परफॉर्मेंस तो
रिजल्ट ये भी आ रहा है वहाँ पे कि रिसर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, रिसर्च बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसलिए वो कंट्री ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, जॉब क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो रही है, स्टार्टअप न्यू स्टार्टअप हो रही है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है कंपनी की वो बढ़ रही है, फंडिंग वहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रही है, इसलिए कंट्री भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी जो अलग अलग कंपनियां वहाँ पे बढ़ रही है उसका भी आपको इम्पैक्ट देख ही पा रहे हैं आप। तो इसमें कुछ क्या है कि हम देख पा रहे हैं। और लास्ट में जो मैंने नहीं बताया था आपको कि जीडीपी के वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया आज भी हम 4.6% हम जीडीपी का हिस्सा स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन पे, जबकि यूएसए 5-6% कर रहा है, यूके 5%, जर्मनी 5%, फिनलैंड 6-7%, सिंगापुर 4-5% और चाइना 4%। चाइना का स्पेंडिंग बढ़ रहा है और हमारा जो भी हो एटलीस्ट उतना ही है, बट वहां पे फिर भी एक डिफिकल्टी है, आज चाइना और हमारी पॉपुलेशन थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है बट वो मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि हम भी 6% तक हमारा स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, बट वो कितने परसेंट तक बढ़ रहा है या कितना है हम वो एक बार सोच सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज भी हमारे पास है, जैसे कि मैंने कहा कि क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, क्या हमारी टीचर्स ट्रेनिंग पे हमारी क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग हो रही है कि नहीं है, लीडरशिप, मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन। इनोवेशन वन ऑफ द मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जहाँ पे हम इनोवेशन पे अगर हम फोकस करते हैं तो शायद हमारे बच्चे और भी अच्छा कर पाएंगे जो आज कर रहे हैं। और आज भी हमें ये सोचना चाहिए कि रिसर्च एंड इनोवेशन हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है अगर हम अच्छी शिक्षा अगर प्रोवाइड करते हैं तो। उसके बाद डिजिटल डिवाइड करना चाहेंगे तो हम अर्बन स्कूल में आज भी देखते हैं कि इंटरनेट एक्सेस 87% है और रूरल एक्सेस में सिर्फ 44%। सो ये मतलब कि 40 या 50% का अगर देखा जाए तो गैप है, जहाँ पे अर्बन एक्सेस अगर देखा जाए तो 80%, 87% और अर्बन रूरल में अगर 47% है या 44% है, तो ये बहुत ही डिफरेंस है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि डिजिटल इनइक्वालिटी रिमेन्स मेजर चैलेंज। आज भी हमें डिजिटल इनइक्वालिटी का चैलेंज फेस कर पा रहे हैं या बच्चों को आज भी डिजिटल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सो ये सब बातें हैं जहाँ पे हमें सोचना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट हमारा आज भी फोकस एरिया होना चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि इंटर्नशिप, वोकेशनल एजुकेशन, इंटरप्रेन्योरशिप और कोडिंग, जहाँ पे हमारा होना चाहिए। फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट अगर हम प्रोवाइड कर सके, अगर गवर्नमेंट में जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है तो प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जहाँ पे फिजिक्स और म्यूजिक हो सकता है, मैथ और आर्ट्स हो सकता है या फिर कॉमर्स और कोडिंग हो सकती है। तो ये सब बातें हमारे यहाँ पे है जहाँ पे हम करने की कोशिश करें कि इसमें इम्प्रूव कैसा। यूनेस्को ने कुछ मेजर चैलेंजेस हमें पता है कि लर्निंग पॉवर्टी आज भी बहुत कम है, टीचर शॉर्टेज आज भी है, ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। डिजिटल डिवाइड में आज भी हम बहुत पीछे हैं। एजुकेशन इनइक्वालिटी, जैसे कि मैंने कहा कि अर्बन और रूरल में आज भी ये सब कम है। और गवर्नेंस इशू, आज भी गवर्नेंस का इशू है कि गवर्नमेंट इस पे शायद उस तरह से फोकस नहीं कर रही है जिस तरह से वो बाकी मतलब कि सेक्टर में कर पा रही है या कर रही है। अगर हम एजुकेशन पे करते हैं तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं कि इसमें कुछ बहुत सारी सुधार ला सकते हैं। यूनेस्को ने रिकमेंडेशन की है कि अगर हम इम्प्रूव फंडामेंटल लर्निंग करते हैं, फाउंडेशनल लर्निंग अगर हमारा अच्छा होता है तो ये हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। टीचर स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। उसके बाद इंक्रीज एजुकेशन फाइनेंसिंग, फाइनेंस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम फाइनेंस अगर अच्छा करते तो हम अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। इम्प्रूव स्कूल लीडरशिप, जो कि हो सकता है कि अगर लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम हो तो डिसीजन लेने में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, स्कूल भी उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाती है, तो लीडरशिप पे भी हमें एक अच्छा इम्प्रूव करना चाहिए। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जैसे डेटा आ रहा है या जिस तरह से हम डेटा देख रहे हैं बाहरी देशों में या अदर कंट्रीज में, इंडिया में, तो वो भी हमें डिसीजन उसी के साथ एक डिसीजन लेना चाहिए। डिजिटल इंक्लूजन, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल इंक्लूजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि की चैलेंजेस क्या है, स्किल गैप, जैसे कि मैंने कहा कि यूनेस्को की ये रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की भी ये रिपोर्ट है। मेनी ग्रेजुएट्स लैक कम्युनिकेशन स्किल, वो आज भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि आज भी वो कहीं पे प्रॉब्लम अगर आता है तो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, जैसे कि वो रियल लाइफ हो या फिर एजुकेशन में हो या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। डिजिटल स्किल्स, जैसे कि दोनों में भी कहा था कि डिजिटल स्किल आज भी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि सबसे बड़ा एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है तो हम एम्प्लॉय में भी, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट पे भी वो सब हमें प्रॉब्लम फेस करें। जैसे कि इंटरव्यू में जा रहे तो हमें वो स्किल नहीं आ रही और हमें स्किल ही नहीं पता हो सकती। तो इस पे रिकमेंडेशन ये आया है वर्ल्ड बैंक का, स्कूल प्लस स्किल्स प्लस इंडस्ट्री। अगर स्कूल जा रहे हो तो हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स के साथ हम इंडस्ट्री में भी ऑटोमेटिक क्रैक कर सकते हैं, या वो हो सकता है कि
तीनों में भी अगर हम कर रहे हैं तो स्कूल में हम स्किल सीखते हैं, सीख के साथ और स्किल के साथ हम इंडस्ट्री में थोड़ा बेसिक नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज हम देख सकते हैं। नॉट जस्ट स्कूल प्लस डिग्री। अगर हमारे पास स्कूल है प्लस डिग्री है तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास डिग्री आ गई तो हम एक मास्टर हो गए, बैचलर हो गए या फिर एक ग्रेजुएट्स हो गए और हमारी जिम्मेदारी खत्म। क्या हमारे पास वो स्किल है? तो वर्ल्ड बैंक ने एक रेवोल्यूशन किया है। उसके बाद जो हमारे टॉप 10 एजुकेशन चैलेंजेस है, लर्निंग क्राइसिस आज भी है, टीचर का शॉर्टेज बहुत है, पुअर फाउंडेशनल लिटरेसी, जैसे कि हमने कहा कि फाउंडेशन आज भी हमारा पुअर है, गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी, जो ये सब आपको पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी कितनी खराब है। उसके बाद हाई प्राइवेट स्कूल फीस, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की जो क्वालिटी वो खराब है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल को इसका फायदा हो रहा है, तो उनकी फीस भी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद कोचिंग डिपेंडेंसी बढ़ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि शायद स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं है या वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रही है, या उनको कुछ स्किल में कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली हमें वो सब बच्चों को वो सब इम्प्रूव करने पा रहा है, या तो फिर कोचिंग से या फिर उनके हिसाब से जो भी इंटरनेट एक्सेस है वहाँ से। उसके बाद स्किल गैप बहुत ज़्यादा है आज हमारे स्टूडेंट्स में, या फिर हम कहें कि अर्बन और रूरल में भी अगर देखा जाए तो स्किल गैप बहुत डिफरेंस है। हो सकता है अदर कंट्रीज के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं लैक कर सकते। हर बच्चा नहीं कर सकता है, बट अगर एक एवरेज आता है तो वहाँ पे ये सब हो जाता है या होता है। रूरल अर्बन इनइक्वालिटी, जैसे कि मैंने कहा कि ये सब रूरल और अर्बन में इनइक्वालिटी आज भी है। उसके बाद एजुकेशन गवर्नेंस, तो ये भी एक 10 चैलेंजेस जो कि मोस्टली एजुकेशन पे हम फिक्स कर रहे हैं। तो उसके बाद ये तो हो गए चैलेंजेस, हो सकता है इस पे हम टॉप 10 सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। मेक प्राइमरी एजुकेशन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, हो सकता है कि 1st to 10th या हो सकता है 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमें प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी करना चाहिए, या उसकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। वहां पे हम एवरी चाइल्ड शुड रीड राइट कैलकुलेट बाय ग्रेड 3, मतलब कि 3rd स्टैंडर्ड तक इसको ये तीनों चीजें अगर आती है तो डेफिनेटली वो अच्छा कर पाएगा, रीड राइट एंड कैलकुलेट। दूसरा है ऑप्शन रिक्रूट एंड ट्रेन टीचर्स, टीचर्स क्वालिटी इज इक्वल टू एजुकेशन, जितनी अच्छी टीचर्स क्वालिटी रहेंगी डेफिनेटली एजुकेशन क्वालिटी भी उतनी अच्छी रहेगी। अपग्रेड गवर्नमेंट स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लैब एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आज हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद स्पोर्ट्स पे भी उतना हम फोकस करेंगे तो हमारा स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज रहेगा वो भी हमें अच्छा मिलेगा और हमारे पास अच्छे एथलीट्स भी क्रिएट होंगे। 3rd या 4th कर सकते कि इंक्रीज एजुकेशन स्पेंडिंग मूव टुवर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा कि यूनेस्को हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर एनईपी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी उन्होंने कहा कि 6% ऑफ जीडीपी हम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है, रिकमेंडेड कर रही है एनईपी में। रिड्यूस एग्जाम सेंट्रिक लर्निंग, अगर जैसे कि फिनलैंड में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, सिंगापुर हो रहा है, जहाँ पे एग्जाम का स्ट्रेस शायद कम है, अगर हम ये भी कर पाएंगे तो हमारे पास फोकस किस पे होना चाहिए, फिर स्किल, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर ये तीनों चीजों पर हम फोकस करते हैं तो शायद हमारे पे रिसर्च एंड इनोवेशन अच्छा हो पाएगा। प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन, जर्मनी जो मॉडल है वहाँ पे जैसे कि आके स्कूल पर अप्रेंटिसशिप अगर हम ये प्रोवाइड कर सकते तो हमारे यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन हम प्रोवाइड हो सकता है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, अगर हम स्कूल के साथ कॉलेज और कॉलेज के अगर हम इंडस्ट्री पाइपलाइन करा, जैसे कि मोस्टली इंजीनियरिंग में होता है 3rd ईयर से या कहीं के भी लास्ट ईयर से इंटर्नशिप होती है, तो अगर हम ये अलग अलग कॉलेज में भी करवा सकते हैं, अलग अलग डिग्री में भी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि हम इस पे और अच्छा हमें आउटपुट मिल सकते हैं। जहाँ पे कॉलेजेस किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ टाइप रहेगा तो उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे मिलेगा और एक प्रैक्टिकल स्किल भी उनके साथ डेवलप होगी, बट एम्प्लॉयमेंट पे भी वहाँ से अच्छा बेनिफिट होगा और आगे वो करियर के लिए एक रेडी रहेंगे, जहाँ पे हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, एक डिसीजन खुद एक स्टूडेंट भी ले पाएगा। उसके बाद जो होता है कि स्ट्रेंथ स्कूल लीडरशिप, अगर स्कूल की लीडरशिप अच्छे रहे, मैनेजमेंट अच्छा रहे तो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन अच्छे होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो अगर मिलकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग या टीचर्स को भी अच्छे हायरिंग हो सकते हैं या टीचर्स को भी अपग्रेडेड रख सकते हैं। उसके बाद एक्सपांड डिजिटल एक्सेस, इंटरनेट एंड डिवाइसेस फॉर ऑल स्कूल्स, अगर हम ये सब करते हैं तो इंटरनेट की भी सुविधा जो आज के जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम हर जगह तो इंटरनेट प्रोवाइड है, पर स्कूलों भी इंटरनेट का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस हो रहा है या हो सकता है, बट वहीं पे अभी हम पहुंचा नहीं पा रहे। शायद कई स्कूलों में पहुंचा होगा बट मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं पहुंचा पा रहे, तो हम ये भी एक सोचना चाहिए। दूसरा, मेक गवर्नमेंट स्कूल एस्पिरेशनल, जहाँ पे हमें ये सब, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल अगर ये सब करवा देती है तो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल होगी इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल होंगी जहाँ पे बच्चे ये कहेंगे कि हाँ यार मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कूल में जाके मुझे दाखिला करवाना है, जो कि हम 98% हम एनरोलमेंट है, जहाँ पे बच्चे आज भी कहीं ड्रॉप आउट हो रहे तो ये होने के चांसेस कम होंगे या शायद न के बराबर भी हो जाएंगे।
तो गवर्नमेंट स्कूल इज इक्वल टू फर्स्ट चॉइस। अगर ये सब हम, या इसमें भी और भी कुछ पॉइंट ऐड सकते हैं, अगर हम ये 10 बातें भी ऐड कर देंगे तो शायद फर्स्ट चॉइस हमारी गवर्नमेंट स्कूल रहेंगी, जैसे हम एमबीए के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए देते हैं या आईआईएम मैनेजमेंट के लिए देते हैं, तो ये भी हमारी फर्स्ट टू 10th के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस हो सकती है। तो जैसे भी मैंने कहा कि रियल चैलेंजेस क्वालिटी है, लर्निंग आउटकम से, टीचर इफेक्टिवनेस है, स्किल डेवलपमेंट है, ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, तो यहाँ पे पेरेंट्स का भी ट्रस्ट बढ़ जाएगा अगर हम ये सब प्रोवाइड करते हैं। सो ये सब बातें हैं, अगर हम ये सब प्रोवाइड करते हैं तो इंडिया शुड मूव फ्रॉम स्कूलिंग फॉर ऑल टू क्वालिटी लर्निंग फॉर ऑल। सो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे और 2047 का हम जो डेवलप नेशन बना रहे हैं, डेवलप नेशन का सपना देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का रोड मैप होगा। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 2047 में, मतलब कि 2047 में हम वन ऑफ द डेवलप नेशन में से एक नेशन होंगे जहाँ पे एजुकेशन में सबसे बड़ा हब हम होंगे, और हमारे यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स, स्किल्स, एआई, ये सब हम खुद हमारे यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे, और हमारा देश भी उन देशों में से एक रहेगा जहाँ पे आज हम सपना देख रहे हैं और ये सब कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज ये शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी डेटा कुछ हो सकता है, तो मैंने भी एक स्टडी की कोशिश की, आपके पास एक अच्छा डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर विद द मैक्सिमम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।